हेलो, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपका यूकेपीएससी के लिए जो लेक्चरर का एग्ज़ाम है फिजिक्स में एटम्स एंड न्यूक्लियाई का पूरा सिलेबस वन शॉट कंप्लीट करेंगे विथ थ्योरी एंड पीवाईक्यू। तो लेट्स गो। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, अप्रॉक्स आई थिंक इसमें 50 या 60 मिनट लग सकता है। जस्ट अ सेकेंड। यस, लेट्स गो। तो इसमें एटम एंड न्यूक्लियाई में सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपने क्लास 10 से पढ़ा है। इसमें होता क्या है, एक आपका रेडियो एक्टिव सोर्स होता है, ठीक है। उसमें से आपके अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं। एक कोलिमीटर होता है जो कि आपका क्या करता है, वो अल्फा पार्टिकल रेज को क्या करता है, अलाइन करता है एक सिंगल रे में। और एक आपका थिन गोल्ड फॉइल होता है। गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया जाता है? बिकॉज उससे जितना पॉसिबल पतला से पतला फॉइल बनाया जा सकता है, अप्रॉक्स 100 नैनोमीटर का वो बन जाता है, इसलिए गोल्ड फॉइल का यूज़ किया जाता है। और एक जेडएनएस स्क्रीन यूज़ किया जाता है। जेडएनएस स्क्रीन ये क्या काम करता है? आपका जो भी अल्फा पार्टिकल स्कैटर होते हैं या एटम से पास होते हैं, उनका डिफ्लेक्शन कितने एंगल पे या किधर हुआ है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहीं पे एक आपका माइक्रोस्कोप भी होता है जो इन सब चीज़ों को क्या कर रहा होता है, आपका ऑब्जर्व कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक्चुअली ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन आपका ये मिलता है कि अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स मोस्ट ऑफ द पार्टिकल 99.9% पार्टिकल क्या होते हैं, जो भी गोल्ड फॉइल होता है उससे पास हो जाते हैं, ठीक है। इट मीन्स गोल्ड फॉइल आपका एटम से मिलके बना हुआ है। इट मीन्स 99.9% एटम जो है वो क्या है, एटम से पास हो जाते हैं आसानी से। इट मीन्स वॉट कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या है, खाली होता है। और अप्रॉक्स 1 पार्टिकल आउट ऑफ 4000 पार्टिकल या 8000 पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन मीन्स 180 डिग्री पे आपका मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, आपके हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, जो कि क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि वो किसी पॉजिटिव चीज़ से ही टकराया होगा, तभी अपोजिट डायरेक्शन में आया है। इट मीन्स वॉट कि जो एटम का पॉजिटिव, एक एटम्स के अंदर एक पॉजिटिव पार्ट भी होता है जो कि बहुत स्मॉलर वॉल्यूम में होता है, जो उसके सेंटर पे होता है, ठीक है। इसी को बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया गया, जिसको रदरफोर्ड ने बाद में क्या किया, न्यूक्लियस का नाम दिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एक सेकेंड। यस, मैंने ऑब्जर्वेशन आपको बता दिया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट 99.9% खाली होता है, और सम जो होते हैं स्मॉलर एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं, और अप्रॉक्स 1 पार्टिकल आउट ऑफ 4000 या 8000 जो होते हैं क्या, अपोजिट डायरेक्शन में मिलते हैं। इससे कंक्लूजन क्या आपका मिलता है कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है, और एक टीनी डेंस पॉजिटिवली चार्ज होता है जो कि सेंटर पे होता है, ठीक है। और उसी में एटम का पूरा मास भी होता है। यस, तो यहाँ से आपका क्या होता है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ही पूरा जो होता है कंप्लीट होता है। और ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है आपका, या गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है आपका, वो किसने किया था? ये रदरफोर्ड ने किया था। तो इसी ऑब्जर्वेशन और इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे रदरफोर्ड ने फिर अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, जिसको अब हम पढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ऑफ द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने कुछ अपने मॉडल के कुछ पोस्टुलेट दिए, जो कि इस तरीके से हैं कि मोस्ट ऑफ द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला था कि जो एटम में एक नेगेटिवली चार्ज एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो वो न्यूक्लियस के अराउंड आपका बहुत वेरी हाई स्पीड से क्या होता है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा होता है। उसी सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोला गया, और बहुत हाई स्पीड से जो रिवॉल्व कर रहा होता है, यही जो है इनका लिमिटेशन बन जाता है रदरफोर्ड मॉडल का। कैसे, वो मैं आगे बताती हूँ। और एक और चीज़ कि इसमें ये भी इन्होंने बताया कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ठीक है। एटम का साइज अगर आपका एंगस्ट्रम में होता है, तो न्यूक्लियस का साइज आपका किस में होता है, फर्मी में, ठीक है, इंटू 10⁻⁻15 में। और एटम का क्या होता है आपका, इंटू 10⁻⁻10 में, ठीक है। और इन अ सेम वे इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो एक दूसरे के साथ हेल्ड है, वो कैसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव होता है, न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव होता है, तो दोनों आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक दूसरे के साथ मतलब बाइंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि इन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के
सराउंडिंग में बहुत हाई स्पीड से आपका क्या होता है, रिवॉल्व कर रहा था, क्योंकि बहुत हाई स्पीड से वो रिवॉल्व कर रहा है, इट मीन्स वो एक्सेलरेट करेगा तो उसकी एनर्जी की मतलब डिक्रीज़ होगी। डिक्रीज़ होते होते एक ऐसा टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी और वो न्यूक्लियस में क्या होगा, गिर जाएगा। तो इस हिसाब से तो एटम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है। दूसरी चीज़ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, यानी वो जो हमें मिलता है लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, वो सारी स्पेक्ट्रा को रदरफोर्ड मॉडल से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है। थर्ड था आपका कि इन्होंने इस बारे में भी कुछ नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है। तो ये इनके लिमिटेशन है और इन्हीं के लिमिटेशंस पे काम करके नील्स बोहर ने अपना मॉडल पेश किया था। अब हम नील्स बोहर के मॉडल की बात कर लेते हैं। यस, तो नील्स बोहर का मॉडल क्या था, इन्होंने ही क्या किया था, जो रदरफोर्ड में जो भी ऑब्जेक्शन आए थे, जैसे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, एटम का स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो इन्हीं सब चीज़ों को इन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है। अपने कुछ पॉस्टुलेट देकर। पहला पॉस्टुलेट इनका क्या था कि ओनली फ्यू डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। इन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ ही पॉसिबल ऑर्बिट हैं जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट हैं जो कि अलाउड है। इट मीन्स n बराबर 1 ऑर्बिट इज़ अलाउड, n बराबर 2, लेकिन अब कहो कि इनके बीच का 1.2 ऑर्बिट, तो वो पॉसिबल नहीं है। 1.5 ऑर्बिट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब डिस्क्रीट ऑर्बिट आर अलाउड, जिनको इन्होंने नाम दे दिया था कि n इज इक्वल टू 1 को k, 2 को l, 3 को m, इस तरीके से। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इन्होंने दे दिया था अपने फॉर्मूले से 2n²। मतलब अगर n बराबर 2 है आपका, तो n बराबर 2 में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 2, इट मीन्स 8। ठीक है। तो के एल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि ईच ऑर्बिट जो है उनकी एक फिक्स एनर्जी होती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबका सेम होगा या फिर सबका अपनी मर्जी से कुछ भी हो जाएगा, नहीं, एक फिक्स एनर्जी होती है जो हर ऑर्बिट का होता है। वो कैसे, वही हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने अपने फॉर्मूले से वो निकाल के दिखाया था। और इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा था न्यूक्लियस के अराउंड में, वो आपका एक फिक्स वेलोसिटी से इसमें रिवॉल्व कर रहा था। और वो ये भी बताते हैं कि इसमें ये रिवॉल्व करते टाइम एनर्जी को एमिट नहीं करता है। ये एनर्जी को एमिट सिर्फ तब करता है जब वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जंप करता है। मतलब अगर आपका लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा तो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा, और हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी को एमिट करेगा। ठीक है। यहाँ से इन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया आपका। आगे इनका कंक्लूजन क्या निकला था और इनके भी लिमिटेशंस आए थे जो बाद में फिर आगे साइंटिस्टों ने दूर किया था। कंक्लूजन में क्या है कि नील्स बोहर ने एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर दिया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर दिया था, और एक एटम की वैलेंसी, उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉनों का नंबर है उसे काउंट करके उन्होंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया था। नील्स बोहर के लिमिटेशंस क्या थे कि इन्होंने ये स्टार्क इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, मतलब एटम का बिहेवियर इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इन्होंने एक्सप्लेन किया था, हाइड्रोजन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के भी स्पेक्ट्रा को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। जीमान इफेक्ट मतलब इन एक्सटर्नल वीक मैग्नेटिक फील्ड एटम का जो स्पेक्ट्रा मिल रहा था वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और ये फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एक जो सिंगल लाइन स्पेक्ट्रा आ रहा था हाइड्रोजन का, उसका मल्टीपल लाइन में जो वो आपका स्प्लिट हो रहा था, उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है। तो यहाँ से नील्स बोहर के भी ये आपके कंक्लूजन हो गए, ये इनकी एटॉमिक मॉडल हो गया, और ये इनका कंक्लूजन एंड लिमिटेशंस हो गए। इसके आगे अब हम पढ़ते हैं कि नील्स बोहर ने क्या आपके रेडियस का फॉर्मूला क्या दिया था, एनर्जी लेवल के फॉर्मूला क्या दिया था, वेलोसिटी का फॉर्मूला, उससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो देख लेते हैं हम एक बार कि देखो, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला करा रही हूँ। क्यों? क्योंकि यूकेपीएससी में या फिर आपका यूपीपीएससी जीआईसी या फिर यहाँ यूकेपीएससी लेक्चररशिप का जो आपका प्रीलिम या मेंस का जो एग्ज़ाम है, ये एमसीक्यू में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, जहाँ आपको कुछ गिवन होगा, कुछ निकालना होगा। फॉर एग्जांपल nth ऑर्बिट में एटॉमिक जो रेडियस होता है Rn, वो आपका क्या होता है n² a0 के इक्वल होता है। ठीक है। जहाँ a0 की वैल्यू आपकी क्या होती है 0.53। तो वहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो मैं एक सेकेंड, यस, तो Rn का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, वो मैंने नहीं लिखा है। Rn बराबर आपका क्या हो जाएगा,
एन स्क्वायर ए नॉट, ठीक है, जहाँ ए नॉट की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रम हो जाएगा और एन स्क्वायर की वैल्यू आप पुट ऑन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एन इज इक्वल्स टू 2 में 2 का स्क्वायर इंटू R1 की वैल्यू आपकी यही रहेगी, ठीक है। तो वहाँ से ये Rn का फॉर्मूला आ गया। सेम इसी तरीके से वेलोसिटी का फॉर्मूला इन nth ऑर्बिट क्या हो जाएगा आपका, ये जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2NH एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट्स पे बेस क्वेश्चन पूछ लेता है। एक तो इसका यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है। याद रखना ये एक ये कांस्टेंट होता है, तो ये एक यूनिटलेस वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/137, जिसका आप डिवाइड करके जैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है उस पर बेस्ड आप निकाल सकते हो। सिमिलरली एनर्जी का इक्वेशन क्या आता है आपका, ई एन इज इक्वल्स टू माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सेम आप टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला याद रख सकते हो कि nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करने पे उसका टाइम पीरियड क्या होगा 1.52 n का क्यूब अपॉन में जेड स्क्वायर। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन करने पे जो वेव नंबर का फॉर्मूला आता है आपका, वो क्या होता है, म्यू बार इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर अपॉन में 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI, मीन्स फाइनल n का स्क्वायर माइनस 1/इनिशियल n का स्क्वायर, ठीक है। जहाँ r की वैल्यू क्या होती है, r आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है। हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 1.097 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, मीटर इनवर्स। ये सब नील्स बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कैसे एक्सप्लेन किया था वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन करने पे जो वेव नंबर का आपका फॉर्मूला आता है वो क्या होता है आपका वेव नंबर क्या होता है 1/λ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 1/λ बराबर ये क्या होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम निकालना है तो ये RH और 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। N1 इनिशियल, N2 क्या है फाइनल। RH की वैल्यू क्या होती है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है। और एनर्जी का इक्वेशन क्या है आपका -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इस तरीके से अगर मैं निकालूँ कि n बराबर 1 पे एनर्जी का इक्वेशन, जेड बराबर तो 1 हो जाएगा आपका हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। और n बराबर 1 रखने पे कितना आएगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपका -13.6, जो कि कितना है -13.6, ठीक है। उसी तरीके से n बराबर 2 रखने पे क्या हो जाएगा माइनस का 13.6 अपन में 4, उसको काटोगे तो कितना आएगा आपका माइनस का 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। सिमिलरली मैं आपको ये स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो क्या n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, 4, 5, 6 ऐसे करने पे जो ट्रांजिशन हो रहा है, मान लो n बराबर इन्फिनिटी से n इक्वल्स टू 1 पे ट्रांजिशन हो रहा है। इसी तरीके से तो n बराबर 1 स्टेट में जितने भी पॉसिबल ट्रांजिशन होते हैं वो सारे आपको जो भी उससे में लाइन सीरीज मिलती है उसे क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। सिमिलरली n बराबर 2 में जो भी उसके अपर लेवल से जो भी ट्रांजिशन होते हैं वो सारे बामर सीरीज होगा। सिमिलरली पास्चन, ब्रैकेट एंड देन फुंड, ठीक है। सबसे पहले बामर सीरीज आपका मिला था, क्यों, क्योंकि ये विजिबल लाइट में मिल जा रहा था, इसलिए इसको सबसे पहले फाइंड आउट किया गया था। फिर उसके बाद लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट लाइमन, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, इनको भी फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। एक चीज़ मैंने गलती कर दी है जिसको आप ध्यान दे सकते हो। वो गलती क्या की है मैंने कि आप अगर ध्यान से देखोगे ये एनर्जी को, तो ये एनर्जी क्या हो रही है आपकी धीरे 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 क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये जो मैंने एनर्जी लेवल स्टेट बना रखा है, ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए था। मतलब ऐसे कि अगर ये है तो इसके बाद यहाँ आना चाहिए, फिर थोड़ा और कम, फिर थोड़ा और कम, फिर ये धीरे 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 ऐसे क्या होना चाहिए था, चिपक जाने चाहिए थे। मतलब इनकी एनर्जी डिफरेंस बिल्कुल क्या हो जाना चाहिए था, कम हो जाना चाहिए। मैं वो बनाते समय मेरे माइंड में वो आया ही नहीं, मैं सिर्फ डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया। तो आप इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है, कि ये मतलब सब कुछ इसमें सही है, बस ये एनर्जी स्टेट जो है ऊपर की तरफ, जैसे मैंने इक्वल इक्वल बना दिया है ना, देखो ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं होना चाहिए था, ये डिक्रीजिंग में होना चाहिए था, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, कि ये ऊपर की तरफ जाने पे ये क्या होना चाहिए था, एक दूसरे से चिपक जाने चाहिए थे, लाइक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे कम होते जाना चाहिए था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो एग्जाम में ध्यान देना कि अच्छा ये एनर्जी लेवल क्योंकि कम होते जा रहा है, यहाँ आप वैल्यू शुड चेक कर सकते हो, ठीक है, वैल्यू कम होते जा रही है तो इसलिए वो क्या हो जाना चाहिए था, कम हो जाना चाहिए था। तो यहाँ से आपका क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन उन्होंने किया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशन करने पे हमें लाइन सीरीज मिलती है, और इन लाइन सीरीज का डिफरेंट डिफरेंट नाम है जो कि अलग अलग रीजन में, लाइक बामर विजिबल में मिलता है, लाइमन यूवी में मिलता है, पास्चन IR में मिलता है, ब्रैकेट भी IR में, फुंड जो है फार IR में मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को ही एक्सप्लेन कर पाए थे। इसके बाद भी बहुत कुछ मिलता है जो कि नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो पाया था,
ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं कुछ इसके बाद हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। आपका अगला सिलेबस में इतना ही है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, इसके आगे की चीज़ नहीं है, तो वो इसलिए मैं नहीं कराती हूँ। इसके आगे है आपका न्यूक्लियस के बारे में और रेडियो एक्टिविटी वगैरह के बारे में, तो अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे क्या है, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। सो यस, दिस इज़ आपका, ये आपका अलग टॉपिक है, इसे पढ़ते हैं हम ध्यान से। तो यस, कंपोजिशन में क्या है, कोई भी न्यूक्लियस किससे बना होता है, आपका प्रोटॉन से बना होता है, न्यूट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है आपका, न्यूट्रॉन पे क्या होता है, 0 चार्ज होता है। प्रोटॉन का चार्ज अप्रॉक्स 1 AMU मीन्स 1.67 इंटू 10⁻27 होता है, 1.66 इंटू 10⁻27। और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल ये 1.67 इंटू 10⁻27 होता है, ठीक है। न्यूक्लियॉन मैंने बता ही दिया। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में बाइंड करने वाली जो एनर्जी होती है उसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव है तो उसके बीच में रिपल्सन फोर्स भी लगेगा, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर हटेंगे, तो उन्हें बाइंड करके कौन रख रहा है, न्यूक्लियर फोर्स, जिसे क्या बोलते हैं आप, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ओके। आगे है आपका साइज। जो न्यूक्लियस की साइज होती है वो आपका क्या होता है, बहुत बिल्कुल बहुत स्मॉल, ये अप्रॉक्स 10⁻15 मीटर, ठीक है, जिसे फर्मी बोलते हैं, फर्मी मीटर के अप्रॉक्स होती है, ठीक है। और इसका रेंज क्या होता है आपका 1.75 से लेके 15 फर्मी, ठीक है। लाइक छोटे एटम से लेके बड़े यूरेनियम एटम तक जाने पर जो साइज़ का रेंज आ रहा है वो रहेगा तो फर्मी में ही, बाकी आपका रेंज 1.75 से आपका 15 मीटर तक, 15 फर्मी मीटर तक होता है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूक्लियस के रेडियस का फॉर्मूला R = R0 A⁻⁴ ए क्या होता है आपका, एटॉमिक मास, या ठीक है, जो कि Z+N यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होता है। R0 की वैल्यू आप याद रखना, वो क्या होता है आपका 1.2 फर्मी, ठीक है, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। सो यस, आगे है आपका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में क्या है कि इट इज़ द मास ऑफ द सिंगल एटम, इट इज़ कंबाइंड मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, यानी किसी भी न्यूक्लियस में आपका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, उन्हीं के कंबाइंड मास को ही क्या बोला जाता है, एटॉमिक मास बोला जाता है, जिसे AMU के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। और 1 AMU को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि 1 AMU इज़ द 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन 12, ठीक है। तो यहाँ से 1 AMU का आपका डेफिनेशन आता है। इसी तरीके से आगे है आपके कुछ डेफिनेशन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो आप इनके एग्जाम्पल तो अच्छे से याद रखना, बाकी चीज़ें तो आपको याद ही रहती हैं। फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ जिनका जेड एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है आपका डिफरेंट होता है। और ये एटम होते हैं सेम एलिमेंट के। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये तीनों क्या है आपस में आइसोटोप है। आइसोटोप है मतलब इनके जेड सेम है लेकिन ए सेम नहीं है। और ये क्या है, सेम एलिमेंट के ही एटम है, लाइक हाइड्रोजन के ही अलग अलग एटम है, ठीक है। वैसे ये कार्बन वाला सेम एटम के ही अलग अलग, सेम एलिमेंट के ही अलग अलग एटम है, ठीक है। तो ये मतलब हुआ। तो हाँ, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसलिए सेम होती है क्योंकि एटम सेम होता है, सेम एलिमेंट का होता है। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है लेकिन डिफरेंट होती है। वाई, बिकॉज इनका एटॉमिक मास डिफर करता है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपका आइसोबार क्या होता है, आइसोबार हमारा जिसका ए सेम हो लेकिन जेड डिफरेंट हो, ठीक है। और यहाँ एटम क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ एक कार्बन है एक नाइट्रोजन है, जिनका ए तो सेम है पर जेड सेम नहीं है। और ये दोनों क्या है, डिफरेंट एटम है, डिफरेंट एलिमेंट के हैं, ठीक है। तो यहाँ से आइसोबार का डेफिनेशन होता है। उसी तरीके से आर्गन और कैल्शियम को भी देख सकते हो। सिमिलरली हम आइसोटोन्स और एक मिरर न्यूक्लियाई होता है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो आइसोटोन क्या होता है, वो सारे एटम जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोटोन बोलते हैं, ठीक है। और इसमें भी एटम क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं। और इसका भी मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। और एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी ए और जेड इसमें डिफरेंट होता है पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये ले लेते हैं। इसमें देख रहे हो कार्बन और नाइट्रोजन है, दो डिफरेंट एटम है और दोनों के देख सकते हो जेड भी डिफरेंट है और आपका ए भी डिफरेंट है। लेकिन जब एन निकालोगे तो वो क्या आएगा, सेम आएगा, दोनों का कितना 7 आएगा,
ठीक है। मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं? ऐसे दो एटम जिनके जेड और एन यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिनके जेड और एन आपस में सेम होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मिरर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और उनका सेम रेडियस होता है आपका, डिफरेंट मास नंबर होता है। फॉर एग्जांपल लिथियम और बेरिलियम लेते हैं। लिथियम में जेड 3 है और बेरिलियम में न्यूट्रॉन 3 है, ठीक है, यानी इनका जेड और एन आपस में सेम है। बेरिलियम का जेड 4 है और इसका न्यूट्रॉन 4 है, तो जेड एन सेम है। तो मिरर न्यूक्लियाई क्या होती है? वो जिनमें जेड और एन आपस में क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। आई होप सो यू गॉट इट, और आपको ये समझ आ गया होगा। सो यस, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका? हाँ, अब आते हैं हम रेडियो एक्टिव डीके वगैरह पे, जो भी आपका सिलेबस में है। रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है आपका? एज द प्रोसेस ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई आउट ऑफ 3000 न्यूक्लियाई ओनली 266 आर स्टेबल, मैनी अनस्टेबल न्यूक्लियाई आर डिकेइंग अनस्पॉन्टेनियसली, ठीक है। देखो हमारे क्या है, आपका नेचर में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली क्या होते हैं? डिके होते रहते हैं, ठीक है। या तो एक लार्ज न्यूक्लियस से एक छोटे न्यूक्लियस में डिके होते रहते हैं, या एक न्यूक्लियस से 2 या 3 न्यूक्लियस में डिके होते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? रेडियो एक्टिव डिके बोला जाता है, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चला? ये प्रॉपर किसी, मान लो एक रेडियो एक्टिव सोर्स को रखा गया, एक फोटोग्राफिक प्लेट वगैरह लगाकर देखा गया कि कुछ अदर हमें एलिमेंट मिलते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के थ्रू पता चला, अच्छा ये प्रोसेस को ही फिर रेडियो एक्टिव डिके नाम दिया गया। और इन्हीं में कुछ अल्फा बीटा गामा डिके का प्रोसेस है जो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम इस प्रोसेस से रिलेटेड कुछ बात ध्यान दें। मान लो आप इनिशियली कोई एक एटम है, एक हम कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट लेते हैं जो जिसमें नंबर ऑफ एटम n है, ठीक है। तो वो डिके जब होता है तो विद टाइम जो डिके रेट होता है उसका dN/dt वो n के प्रोपोर्शनल आता है, ठीक है। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो लैम्डा एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, जिसे डिके कांस्टेंट बोला जाता है। और इसको आप इंटीग्रेट करके निकालोगे तो n बराबर n0 e⁻ लैम्डा t, ये एक आपका इक्वेशन मिलता है। मतलब एट टाइम t अगर हमें पता करना हो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे हुए हैं, तो वो यहाँ से निकल जाता है कि n बराबर n0 e⁻ लैम्डा t, जहाँ लैम्डा आपका डिके कांस्टेंट है, जिसको हम अभी आगे निकालना देख लेंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक्टिविटी का भी हम निकाल सकते हैं कि r बराबर r0 e⁻ लैम्डा t, ठीक है। तो कभी n या कभी एक्टिविटी के टर्म में अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो आपको ये पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन काउंट, ठीक है। देखो, और यही एक्टिविटी जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, n इज इक्वस टू आपका, जस्ट सेकेंड, n इज इक्वस टू आपने क्या पढ़ा, n0 और e⁻ लैम्डा t। तो देख रहे हो एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है? डिके हो रहा है। इसलिए n0 को विद टाइम अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व मिलेगा, ठीक है, जिसको अलग अलग टाइम पे आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ आपका कर्व मिलता है। सिमिलरली यस, अगर आपको ये पता करना हो कि n हाफ टाइम के बाद, एक सेकेंड, हाँ, n हाफ टाइम के बाद आपको कितनी न्यूक्लियाई बची हुई हैं, तो वो क्या होती है? n इज इक्वल टू n0/2n, ठीक है। सो अगर लर्न रहता है आपको तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो ऊपर मैंने इक्वेशन बताया आप डायरेक्ट वहाँ से भी निकाल सकते हो। इसी में आपका हाफ लाइफ का इक्वेशन आ जाता है कि हाफ लाइफ क्या होता है आपका, t हाफ इज इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा आपका डिके कांस्टेंट है, ln2 की वैल्यू 0.693 लैम्डा, ठीक है। मीन लाइफ टाइम क्या होता है? टाउ, जो कि डिके कांस्टेंट का उल्टा होता है, ठीक है। तो वहाँ से डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हो, ओके। और एट टाउ यानी एक मीन लाइफ टाइम पे जो n की वैल्यू होती है आपकी, वो क्या होता है? n0/e टाइम होता है, ठीक है, यस। और आगे हम कुछ सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन भी पढ़ लेते हैं। अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको पता होना चाहिए बस। जैसे मैंने यूरेनियम से अगर सक्सेसिव डिके होकर थोरियम मिल रहा है, थोरियम से पी मिल रहा है आपका, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट एलिमेंट ले लेते हैं कि एक ए है, बी है, सी है, जिनका डिकेइंग कांस्टेंट λ1 λ2 है। तो इनको डिके होने पर इनका जो डिके कांस्टेंट वैल्यू आती है, जैसे dn, पहले वाले को डिके करने पे जो dN1/dt है वो किसका होगा आपका? देखो इनिशियली तो 0 है, ठीक है, 0 से आया है ये, तो 0 माइनस ये डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस का λ1 n1, ठीक है। सिमिलरली बी का जब हम निकालेंगे तो बी तो किससे आ रहा है? λ1 से आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? λ1 n1 माइनस λ2 n2, ठीक है। यहाँ λ1 n1 प्लस माइनस λ2 n2 आएगा, ठीक है। और सी का, हाँ, जैसे देखो यहाँ ने इन्होंने टोटल करके लिखा है ना, यस, बी का टोटल λ1 n1 माइनस λ2 n2, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप
अगर हाँ इनको भी इंटीग्रेट करके इनकी वैल्यू निकालना चाहो कि dN2/dt बराबर इतना आ रहा है, और इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो जैसे हमने वेट अ सेकेंड, जैसे हमने n1 का इक्वेशन निकाल लिया था, n1 इज इक्वल्स टू n0 e⁻λt, ठीक है। उसी तरीके से n2 को आप इंटीग्रेट करके निकालोगे तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, λ1 n0 अपन में λ2 माइनस λ1, और ये e⁻−λ1t माइनस e⁻λ2। इसी तरीके से n3 की भी वैल्यू आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। n0 1 + λ1 अपन में λ2 ये आप क्यों कह रही हूँ, मान लो एग्जाम में आपको ABC 3 न्यूक्लियाई दे रहा है, तीनों को डीके कांस्टेंट दे रहा है, इनिशियल वैल्यू दे रहा है n0 की वैल्यू, और पूछ रहा है आप बताओ n0 की वैल्यू एट अ टाइम t, तो आप ये अगर आपको फॉर्मूला रहेगा तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे, अदरवाइज आप एक एक करके वो उस तरीके से भी डिफ्रेंशिएट वाले टर्म में रख के इंटीग्रेट करके भी फिर निकाल सकते हो, ठीक है। ये इसका कि अगर कोई भी न्यूक्लियर डिके हो रही है तो सबसे n1 वाला ग्राफ क्या था, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग था, ठीक है। n1 इज इक्वल्स टू n0 e⁻−λ1t। n2 का ग्राफ याद रखना ऐसा आता है, और n3 का ग्राफ आपका ऐसा आता है विद टाइम, चाहे एक्टिविटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर लो चाहे n के टर्म में रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। ओके आगे है आपका 3 इक्विलिब्रियम आता है वैसे, ठीक है, मोस्टली एग्जाम में, लेकिन अगर आपके वैसे सिलेबस में डिस्कस नहीं है, बट फिर भी मैं 2 बता दे रही हूँ, तीसरा तो वैसे भी पूछता नहीं है। एक होता है सेक्युलर इक्विलिब्रियम, एक होता है आपका ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। सेक्युलर इक्विलिब्रियम क्या होता है, इफ एक्टिविटी ऑफ प्रेजेंट एंड एक्टिविटी ऑफ पेरेंट्स न्यूक्लियाई एंड एक्टिविटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई सेम हो जाए, मीन्स λ1 n1 बराबर λ2 n2। एक और चीज़ मैं आपको यहीं बता देती हूँ, एक्टिविटी को आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, λn के टर्म में, ठीक है। तो वहीं से ये लिखा है कि λ1 n1 इज इक्वल टू λ2 n2, ठीक है। सिमिलरली ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम क्या होता है कि रेशियो ऑफ द पेरेंट्स एटम टू द डॉटर बिकम कांस्टेंट। अच्छा ठीक है, मतलब पेरेंट्स नंबर ऑफ द पेरेंट्स एटम एंड नंबर ऑफ द डॉटर एटम का जो रेशियो होता है वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। इनको डिवाइड करोगे तो वो भी क्या ही आएगा आपका, कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। और ये जो dN/dt की जो ये वैल्यू है, इसे हम रेट कांस्टेंट रेट इक्वेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या बताता है कि किस तरीके से न्यूक्लियाई डिके हो रही है, उसकी वैल्यू क्या आएगी। सेम आगे बढ़ते हैं। अब हम डीके का पढ़ लेते हैं। मैंने अभी बेसिक टर्म आपको एक्सप्लेन किया कि रेडियो एक्टिविटी डीके क्या है, और आपका अगर अगर N1 आपका N2 में, N2 आपका N3 में डीके हो रहा है तो उसकी वैल्यूज़ क्या आएगी, एक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, रेडियो एक्टिव कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, हाफ लाइफ के टर्म में कैसे, मेन लाइफ के टर्म में, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम जो डीके हैं, मेनली 3 डीके पढ़ेंगे, अल्फ़ा, बीटा और गामा डीके, ठीक है। ये डीके क्या है और इन तीनों डीके में जो ये पार्टिकल मिलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये हम देख लेते हैं। फिर यहाँ से हमारा ये डीके वाला टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो अल्फ़ा डीके क्या होता है, जब भी कोई न्यूक्लियस क्या होता है डीके हो करके एक हमें हीलियम का न्यूक्लियस मीन्स अल्फ़ा पार्टिकल अगर हमें मिलता है तो इसे क्या बोलते हैं, अल्फ़ा डीके। फॉर एग्जांपल ZX आपका ए है एक न्यूक्लियस, जिसको अगर हम जो डीके हो करके एक आपका हीलियम का न्यूक्लियस 2H ये H ही होगा 2He4 दे रहा है, प्लस उसमें से 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और 4 प्रोटॉन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये डीके आपका क्या कहलाता है, अल्फ़ा डीके। जहाँ पे हमें क्या होता है, डीके होने के बाद एक डॉटर न्यूक्लियाई और एक अल्फ़ा पार्टिकल मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, अल्फ़ा डीके। सिमिलरली आपका बीटा डीके होता है। बीटा डीके क्या होता है आपका कि जब भी किसी न्यूक्लियस में से एक बीटा इलेक्ट्रॉन आपका एमिट होता है तो इस तरीके के डीके को क्या बोलते हैं, हम बीटा डीके बोलते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, बीटा डीके 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव बीटा डीके, एक होता है नेगेटिव बीटा डीके। पॉजिटिव बीटा डीके का मतलब क्या होता है कि जब कोई पॉजिट्रॉन निकले, ठीक है, और नेगेटिव बीटा डीके का मतलब क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन निकले। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। ये क्यों निकलता है, ताकि इक्वेशन के कुछ कंजर्वेशन लॉ को वैलिडेट कर सके, ठीक है, इसलिए क्योंकि एंगुलर कंजर्वेशन वगैरह कुछ जो है इसमें क्या हो रहे थे, आपके वैलिड नहीं हो पा रहे थे, ठीक है, कंजर्व नहीं हो पा रहे थे, इसलिए ये एक नया पार्टिकल फाइंड आउट किया गया कि कुछ तो ऐसा होगा जो इसको कंजर्व कर होगा। याद रखना, इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, और जब पॉजिट्रॉन निकलता है तब आपका न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है।
तो ये सिंपल एक इक्वेशन याद रखो कि अगर इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव वाला निकलता है तो माइनस आता है, और एक माइनस वाला जब निकलता है तो एक प्लस हो जाता है, ठीक है। और इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका ग्राफ याद रखना, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद ही रखना होगा कि अच्छा बीटा डीके का ग्राफ ऐसा मिलता है हमें, ठीक है। गामा डीके क्या होता है, गामा डीके में हमें कोई पर्टिकुलर पार्टिकल नहीं मिलता है, ये बस ये याद रखो कि अल्फा डीके या बीटा डीके के बाद न्यूक्लियस क्या हो जाती है, आपकी एक्साइटेड स्टेट में रहती है, ठीक है। तो वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए क्या होता है, उसमें से कुछ फोटॉन्स रिलीज होते हैं, उन्हीं फोटॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं, गामा डीके बोलते हैं, ठीक है। यानी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए जो भी फोटॉन का रिलीज होता है या प्रोडक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गामा रेज या फिर गामा डीके बोलते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा जो है ये साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता कि चलो किसी में अल्फ़ा हो रहा है तो बीटा भी होगा, या बीटा हो रहा है तो अल्फ़ा भी होगा, लेकिन अगर अल्फ़ा हो रहा है तो ये बात पक्की है कि उसमें गामा डीके भी होगा, और बीटा हो रहा है तो उसमें गामा डीके होगा, ठीक है। यस, यहाँ से ये कंप्लीट होता है। अब इसके कुछ मैंने एक छोटू सा एक ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि बीटा डीके में आपके बीटा प्लस बीटा माइनस जो कि और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये तीनों सेम है बीटा डीके में। बीटा माइनस में आपका क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और उसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है। और बीटा प्लस में आपका पॉजिट्रॉन निकलता है और एक न्यूट्रिनो निकलता है, और हमेशा याद रखना प्लस वाला निकलेगा तो इसमें से एक घट जाएगा, माइनस वाला एक निकलेगा तो इसमें एक प्लस हो जाएगा, ठीक है। मिला जुला के वो सेम आना चाहिए। तो आई होप यू आर गेटिंग इट। बस ख़त्म है। अब यहाँ पे ये कुछ चीज़ें कि अल्फा बीटा गामा डीके जो है ये सारे लॉज को फॉलो करते हैं, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मास, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, ये सारे लॉज जो हैं उसको अल्फा बीटा गामा डीके फॉलो करते हैं, तभी नेचर में ये स्पॉन्टेनियसली होते रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बस ये लास्ट है आपका कि अल्फा बीटा गामा डीके के जो बेसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, याद रखो कि अल्फा डीके में क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस मिलता है, बीटा डीके में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन मिलता है हमें, गामा डीके में क्या होता है, फोटॉन्स मिलते हैं हमें, ठीक है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे अल्फा बीटा गामा डीके में देखो, अल्फा में क्या होते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन बीटा में क्या होता है हमारा एक इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, और गामा में क्या होता है 0 चार्ज होता है। अल्फा में आपका मास जो होता है 4 mp, मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, इसमें 0 मास होता है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, याद रखो गामा रे स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करता है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी आपका 3 × 10⁸ के ही इक्वल होता है, लेकिन बीटा में अप्रॉक्स 10⁸ के इक्वल होता है, और ये 1.5 से लेके 2 × 10⁷ के इक्वल होता है, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर याद रखो, पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है, हाई गामा रे का, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए मीडियम बीटा का होता है, और अल्फा रेज हैवी होते हैं, इसलिए इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, कम होती है। लेकिन आयोनाइजेशन पावर क्या होता है, इसका सेम उल्टा होता है। आयोनाइजेशन पावर अल्फा पार्टिकल का सबसे ज़्यादा होता है, बीटा का मीडियम होता है, और गामा रे का बिल्कुल थोड़ा लो होता है, मतलब इनके कंपैरिजन में, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं, उसको अगर हम पढ़ें तो क्या होगा आपका कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, बीटा पार्टिकल भी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। मतलब ये बिहेवियर शो करते हैं अट्रैक्शन या रिपल्सन का, लेकिन गामा रेज जो होते हैं वो कोई बिहेवियर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में कोई बिहेवियर शो नहीं करते हैं। और कंपोजिशन क्या है आपका, अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बनते हैं, बीटा पार्टिकल आपका 1 इलेक्ट्रॉन से बनता है, और गामा रे जो होते हैं आपका ये एक हाई एनर्जी EM रेडिएशन होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका अल्फा बीटा डीके और जो भी रेडियो एक्टिविटी वाली चीज़ें थी वो कंप्लीट होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद है बेसिक कुछ चीज़ें न्यूक्लियस के बारे में, लाइक न्यूक्लियर फोर्स। बस आई थिंक यही एक टॉपिक है न्यूक्लियस से रिलेटेड, इसके बाद ख़त्म है ये वाला टॉपिक। तो न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है, याद रखना, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है ऑप्शन में कि वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, नॉन सेंट्रल, तो ये याद रखो, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, स्पिन डिपेंडेंट होते हैं, स्पिन पे डिपेंड करते हैं, नॉन सेंट्रल इन नेचर होते हैं, वेलोसिटी डिपेंडेंट होते हैं, सैचुरेटेड बाय सराउंडिंग न्यूक्लियंस होते हैं, और ये यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। और चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, और शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। शॉर्ट रेंज मैंने आपको बताया था 10⁻⁻15 के रेंज में होता है, तो ये शॉर्ट रेंज ही होते हैं,
ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। याद रखना चीज़ें, ठीक है, कि जैसे चार्ज इंडिपेंडेंस, शॉर्ट रेंज तो अक्सर याद ही होता है, सैचुरेटेड, नॉन सेंट्रल वाली चीज़, वेलोसिटी डिपेंडेंट, स्पिन डिपेंडेंट, तो ये सारी चीज़ें याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है। अब ये वाली चीज़ ख़त्म होती है। अब थोड़ा सा आपका क्यू वैल्यू, मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है, ये आपका टॉपिक बड़ा है, लेकिन अप्रॉक्स आई थिंक मैं आपका 1 घंटे में करा दूँगी। तो आप एक बार अच्छे से देख लो, एक बार रिवाइज कर लेना, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद आई डोंट थिंक सो आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और आपका यूकेपीएससी लेक्चरर और जीआईसी का इतना ही सिलेबस है, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। मास एनर्जी रिलेशन में क्या होता है कि आपका किसी भी कोई भी ऐसा पार्टिकल जो स्पीड ऑफ लाइट से या रिलेटिविस्टिक मोशन में होता है, उसकी जो टोटल एनर्जी होती है ई, वो आपका रेस्ट मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो यस, हाँ, तो आपका E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस के। ई की जगह मैं एम सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एम नॉट क्या होता है, रेस्ट मास होता है, एम क्या होता है, टोटल मास होता है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकालूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, जहाँ एम को कैसे लिखा जा सकता है, एम नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये वो उनके लिए जो रिलेटिविस्टिक मोशन में होते हैं, ठीक है। एक और चीज़, इसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर इंटू सी की पावर 4, ठीक है। ये मास एनर्जी रिलेशन होते हैं, जिनको याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तब जब रिलेटिविस्टिक मोशन में होते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर एम नॉट सी स्क्वायर आपका क्या होता है, 0 हो जाता है, तो ई बराबर पी सी आ जाता है, जो कि आपको पता ही होगा मोमेंटम के टर्म में एनर्जी का इक्वेशन, ठीक है। और एम का अभी अभी हमने ऊपर देखा था कि एम अगर आपको निकालना है, वेलोसिटी गिवन है, तो रिलेटिविस्टिक आपका मास क्या हो जाता है, एम नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गया हो। यस, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मास डिफेक्ट। हमने मास एनर्जी रिलेशन पढ़ लिया, अब है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है आपका, जो न्यूक्लियस का, एक एटम का जो न्यूक्लियस का जो मास होता है वो जेड और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो सम से जो मास आता है उससे डिफर करता है थोड़ा सा, ठीक है। तो वही जो डिफरेंस आता है उसी को क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी जो ऑब्जॉर्ब मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम से, वो मास आपका थोड़ा सा ज़्यादा आता है, किससे, जो कि आपका एटम के न्यूक्लियस का जो मास होता है, ठीक है। उसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, आपका मास डिफेक्ट बोलते हैं, डेल्टा एम, ठीक है। और अगर हमें निकालना हो कि इक्विवेलेंट एनर्जी क्या है मास डिफेक्ट की वजह से, तो वो डेल एम सी स्क्वायर के टर्म है, जिसे बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। तो यहीं से आपका बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है कि वो डिफरेंस क्यों आता है मास में, क्योंकि दोनों न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने के लिए भी हमें एक एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उसमें, ठीक है, एक डिफर अमाउंट ऑफ मास के टर्म में रिप्रेजेंट होती है, जो डेल एम सी स्क्वायर के इक्वल होता है। यही बाइंडिंग एनर्जी होता है, यानी न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अ पैरामीटर विच मेजर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, यानी जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज़्यादा होगी, इसका मतलब है उसे तोड़ने के लिए हमें उतना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इट मीन्स वो उतना स्टेबल होगी, ठीक है। तो याद रखना, हमेशा जो ऑब्जॉर्ब मास होती है वो हमेशा सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन से हमेशा क्या होती है, आपकी कम होती है, ठीक है। और उन्हीं के डिफरेंस को, यानी मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ ऑब्जॉर्ब के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो और ये इसी को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाता है, बाइंडिंग एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। एक क्यू वैल्यू वगैरह भी कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, जो मैं आपको सिंपली बहुत आसान भाषा में समझा देती हूँ ताकि आपको याद रहे। याद रखो, अगर एग्ज़ाम में आपको कुछ भी 2 पार्टिकल इस तरीके से 4 पार्टिकल दिया हुआ है और उसका कुछ भी दिया है, मान लो अगर उनके मासेस गिवन है, ठीक है, और पूछ रहा है क्यू वैल्यू निकालो, तो क्यू वैल्यू क्या होगा, सम ऑफ ये रिएक्टेंट एंड माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, मास के टर्म में। लेकिन अगर बाइंडिंग एनर्जी गिवन है या एनर्जी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो उस केस में क्या होगा, क्यू वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये 2 टर्म याद रखना, ये आप दिमाग में अपने रखना। यहाँ से क्यू वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यू वैल्यू क्यों निकालते हैं, एक्चुअली क्यू वैल्यू से हमें रिएक्शन का मैकेनिज्म का पता चलता है कि क्यू वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्यू वैल्यू अगर नेगेटिव होती है इट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। इसलिए क्यू वैल्यू निकाला करते हैं
न्यूक्लियर रिएक्शन में। ये अगर आपको याद रहेगा, इजी है, गिवन होगा एग्जाम में, सब पुट ऑन करके आपको निकालना ही होगा। अब हमने अभी पढ़ा कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, कि एक मास डिफेक्ट आता है, उसकी वजह से एक बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। तो बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड कुछ चीज़ें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, जो कि मैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है, मैं आपको ईजिली एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। मैंने नीचे लिख रखा है, यस, फीचर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, ठीक है। देखो इसमें क्या है, हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को एटॉमिक मास के साथ जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से पीक मिलते हैं, जो कि स्टेबिलिटी पीक कर्व होते हैं, ठीक है। स्पेशली जैसे आपका हीलियम का, बेरिलियम के लिए, कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, इन सब के लिए हमें मिलता है। और सबसे स्टेबल और जो आपका एटम या न्यूक्लियाई होती है वो किसका होता है, आयरन का होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसके बाद जाने पे क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू घटती है, और वो घट के मिनिमम आपका कहाँ तक जाती है, यूरेनियम 238, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एक चीज़ और ये भी ध्यान से देखा जा सकता है कि इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का ज़्यादातर हमें क्या स्टेबल कर्व मिल रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो 4, 8, 12, 16, इन सब के क्या हमें स्टेबल कर्व मिलता है, और जिसकी जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू, उसकी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इन सब के टर्म में अगर हम एक्सप्लेन करें तो आप देख सकते हो डिक्रीजिंग टर्म में है और इंक्रीजिंग टर्म में है ऑक्सीजन की तरफ, डिक्रीजिंग टर्म में है हाइड्रोजन या हीलियम की तरफ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको याद रखना है, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। क्या कि जितने भी 20 से लेस देन वाले एटॉमिक मासेस होते हैं उनको सर्टेन पीक विद रिलेटिव हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वजह से दे आर मोर स्टेबल, ठीक है। और वो एटॉमिक मासेस जो कि आपके बीच में है, 20 और 120 के बीच में है, उनमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो वैल्यू आती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, ठीक है। और ये वैल्यू आपका अप्रॉक्स कितना जाता है, आपका 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हैवी न्यूक्लियस के केस में क्या होता है, हमारा हैवी न्यूक्लियस यानी 120 से जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, उसमें क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है, और वो डिक्रीज होते होते कितनी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन बन जाती है, किसके लिए, यूरेनियम के लिए, ठीक है। क्यों घटती है, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक मासेस बढ़ता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने लग जाते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने की वजह से कोलम्बिक रिपल्सन जो होता है आपका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसलिए उस एटम को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, तो इसलिए उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है आपका, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमने बाइंडिंग एनर्जी वाली टर्म पढ़ ली, तो अब इसके बाद 2 टर्म और आएगा, एक फिजन आएगा, एक फ्यूज़न आएगा। फिजन टूटना होता है, फ्यूज़न जुड़ना होता है, मीन्स एनर्जी को तोड़ना या फिर एनर्जी कह रही हूँ, न्यूक्लियस को तोड़ना या फिर 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस को पकड़ के जोड़ना, पकड़ के नहीं मतलब प्रॉपर तरीके से जोड़ने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं, फ्यूज़न या फिर फिजन एनर्जी, ठीक है। तो हम इसको भी देख लेते हैं। देखो फिजन क्या है, ये जब हैवी न्यूक्लियाई क्या होते हैं, 2 लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाते हैं। क्यों स्प्लिट हो जाएंगे, क्योंकि हैवी न्यूक्लियाई प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन की वजह से अनस्टेबल हो जाता है, जो कि लाइटर न्यूक्लियाई में जो कि स्टेबल ज़्यादा होते हैं स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। और इसमें भी आपकी कुछ एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल हम यूरेनियम का केस लेके चलते हैं। यूरेनियम के एक न्यूक्लियंस के स्प्लिट करने में कितनी एनर्जी आपका मिलता है, अप्रॉक्स 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूरे न्यूक्लियन को ब्रेक करने में कितना लगेगा, 0.9 इंटू इसमें टोटल न्यूक्लियन कितने होते हैं 238, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना, यानी अप्रॉक्स 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपका रिलीज होता है। कब, जब यूरेनियम का एक एटम हम क्या करते हैं, एक एटम का फिजन होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। दैट इज़ वाई न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह लोकल एरिया या आम लोग जिधर रहते हैं उधर नहीं बनाया जाता, बिकॉज दिस रेडिएशंस आर एंड दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आर नॉट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग, अगर उन्हें कंट्रोल ना किया जाए तो अगला है आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न। फ्यूज़न में जुड़ना, यानी जहाँ 2 लाइटर न्यूक्लियाई आपस में जुड़ करके एक बड़ा एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं, तो वहाँ भी क्या होता है आपका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है, ठीक है। और ये भी याद रखना आप कि इस प्रोसेस में क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज नियरली, ठीक है। वहाँ पे जैसे हम देख रहे थे फ्यूजन में क्या आता है, हमारा अप्रॉक्स 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्स 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही आपका क्या होता है, रिलीज होती है, ठीक है।
और क्योंकि यहाँ पे दो छोटे छोटे मिलके एक हैवी न्यूक्लियाई बन रहे हैं तो वो क्या होगा आपका अनस्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन फ्यूज़न में क्या हो रहा था, छोटा न्यूक्लियाई बन रहा था टूट करके, तो वो क्या हो जा रहा था आपका स्टेबल हो जा रहा था, ठीक है। यहाँ से फ्यूज़न और फ्यूज़न का भी कॉन्सेप्ट ख़त्म है आपका, टॉपिक ख़त्म है। ये है आपका आखिरी टॉपिक, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर। यहाँ से इसके बाद आपका सारा टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट हो जाएगा। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यस, तो हम न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ेंगे और इसके बाद PYQ और उसके बाद कंप्लीट करूँगी मैं आपका यहाँ पे ये पूरा समराइज़ करके। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है आपका, न्यूक्लियर रिएक्टर में ही आपके क्या होते हैं, जो भी ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसमें जो भी चैन रिएक्शन होती हैं वो सारे हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर आपके एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर तरीके का एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जिसमें फिजन के बाद एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका प्रोड्यूस होता है जिसको कंट्रोल करना और बाकी सारी चीज़ें देखना न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके न्यूक्लियर पावर पॉइंट या जो भी प्लेन होते हैं उनके मेन पार्ट होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है आपका। यस, तो वर्किंग में क्या होता है कि द हीट प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम विच इज़ फर्दर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ द टर्बाइंस, ठीक है। मतलब यहाँ जो भी आपका हीट प्रोड्यूस होता है उसको वाटर को इन स्टीम में कन्वर्ट करने में यूज़ किया जाता है, जो कि टर्बाइन की हेल्प से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में मदद करता है, ठीक है। मेन कंपोनेंट क्या होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर का, एक इसमें द कोर पार्ट होता है जिसमें आपका न्यूक्लियर एक्टिव आपका एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है, सॉरी मैं न्यूक्लियर कह रही थी, जो एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है आपका। और इसमें एक कूलेंट होता है, कूलेंट क्या करता है आपका, बहुत ह्यूज अमाउंट में जब एनर्जी रिलीज़ हो जाती है तो उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और उसको टरबाइन की ओर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है, ठीक है। टरबाइन क्या करते हैं आपका, ये ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी को, क्या करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कूलिंग टावर क्या होता है आपका, ये एक्सेस हीट जिसका यूज़ नहीं किया जाता है टरबाइन के थ्रू उसको ये क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। मॉडरेटर क्या होते हैं, मॉडरेटर क्या होते हैं, ये जो भी फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं जो कि चैन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं उनको स्पीड को कम करते हैं, ठीक है। और मॉडरेटर के एग्जाम में कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लेता है तो याद रखना आप H2O, हैवी वाटर, ग्रेफाइट रॉड, सॉलिड ग्रेफाइट रॉड, इन सब का यूज़ एज अ मॉडरेटर किया जाता है, ठीक है। और कंटेनमेंट क्या होते हैं आपके, कंटेनमेंट क्या होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर को सराउंडिंग एनवायरनमेंट से सेपरेट करने के लिए जो भी आप वॉल या जो भी चीज़ें बनाते हो वो एज अ कंटेनमेंट वर्क करते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ एग्जाम में अगर टाइप पूछ लेता है तो याद रखना आप 2-3 इसके टाइप होते हैं, लाइक थर्मल रिएक्टर होता है, फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर होता है, ठीक है, और ये लो वाटर रिएक्टर होते हैं, हैवी वाटर रिएक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये इसके 2-3 टाइप हैं। यहाँ पे आपका ये पूरी थ्योरी आपकी क्या होती है कंप्लीट होती है, ठीक है। अब इसके बाद आपका कुछ चीज़ है PYQ है, मैं वो ख़त्म करा देती हूँ, उसके बाद आप फ्री हो। सो यस, तो मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। जैसे आप ये मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम में आया है वो मैंने साइड में लिख दिया है तो आप देख सकते हो, बाकी मैं क्वेश्चन ही डायरेक्ट कराऊंगी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज़ मैक्सिमम फॉर, ये आपको पता है आयरन के लिए सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें सेकंड है आपका एट द पीक ऑफ द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व, जैसे हमने देखा था पीक, जब हम कर्व बना रहे थे तो हम देख रहे थे कुछ ऐसे छोटे छोटे पीक बन रहे थे, ठीक है। तो पूछ रहा है उस पीक पे जो वैल्यू होती है जेड और एन की वो कैसी होती है, तो हमेशा याद रखना जेड और एन की पीक पे वैल्यू हमेशा इवन होती है। हमने देखा था 4, 8, 12 इस तरीके के पीक बन रहे थे, तो वो उसमें सेम मतलब जो भी आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो या फिर यूँ कह लें हम जेड और जो एन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं इवन होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कि गामा एमिशन इज एसोसिएटेड विद ट्रांजिशन ऑफ, मतलब गामा एमिशन कब होता है, पहली चीज़ एटॉमिक एनर्जी लेवल में, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल में नहीं, हमने पढ़ा था न्यूक्लियर एनर्जी लेवल में, हम न्यूक्लियस के अंदर ही घुस के बात कर रहे थे, तो एटॉमिक एनर्जी लेवल की तो हमने बात भी नहीं किया। तो याद हमेशा रखना गामा एमिशन एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जो होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी लेवल में होती है, ठीक है। और इसी तरीके से द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज, मतलब सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है एक ऑर्बिटल में, तो याद रखना ये वो नहीं पूछ रहा है कि ऑर्बिट में KLMN में कितना होगा, तो पता चले आप
8, 18 ये सब लगाने लग गए। ये ऑर्बिटल की बात की जा रही है, जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में बताया गया था कि ऐसे ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ये है आपका कि व्हेन अ न्यूक्लियस एमिट अ बीटा रे व्हाट डज नॉट चेंज। तो याद रखो बीटा रे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या चेंज हो सकता है, जेड चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, और इसमें आपका क्या नहीं चेंज होगा, एटॉमिक मास चेंज नहीं होगा, इसलिए ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ आवर यूनिवर्स, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या होता है, ऐसे पार्टिकल जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, लेप्टॉन्स और क्वार्क होते हैं, ठीक है। इनिशियली अब छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी क्वार्क से बनाया जाता है, तो इसलिए अगर आपको ऑप्शन में ये गिवन है तो आप इन्हीं पे लगाओगे, ठीक है, लेप्टॉन्स एंड क्वार्क पे, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज नॉट फर्मियन, पूछ रहा है कौन सा फर्मियन नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दो, जिसके भी स्पिन आपका 1/2 के मल्टीपल में होता है वो सारे फर्मियन होते हैं, जिसका 1/2 के मल्टीपल में नहीं होता है वो सारे आपके क्या होते हैं, बोसॉन होते हैं, ठीक है। एक फर्मियन होता है, एक बोसॉन होता है, तो वो बोसॉन होते हैं। तो लेप्टॉन, प्रोटॉन, बेरियन, इन सब के जो स्पिन होता है वो 1/2 का मल्टीपल होता है, लेकिन आपका जो ग्रेविटॉन होता है इसकी स्पिन कितनी होती है, 2 होती है, तो इसलिए ये क्या होगा, एक फर्मियन नहीं होगा, ठीक है। इसमें अभी आपके और भी PYQ हैं, पर आई थिंक ये क्लास थोड़ी लंबी हो गई है थ्योरी की वजह से, क्योंकि इसमें थ्योरी भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैं इस क्लास को यहीं फिनिश करूँगी। बाकी अगर आपको PYQ और चाहिए होगा तो आप कमेंट करना, मैं आगे PYQ और जो भी हैं वो सारे इंक्लूड करके एक प्रॉपर एक वीडियो बना दूँगी सिर्फ PYQ पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।